हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक पेशेंट का केस डिस्कशन करने वाले हैं। इनका सवाल आप सुन लीजिए, थोड़ा सा लंबा सवाल है और टॉपिक बता देती हूँ। टाइफाइड, कोलाइटिस, पेट साफ ना होना, म्यूकस से रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। इनका सवाल है इनको 4 साल पहले टाइफाइड हुआ था। एंटीबायोटिक्स दवा ली तो उससे आराम मिल गया, लेकिन उसके बाद इनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। अब फर्स्ट थिंग टाइफाइड हुआ, टाइफाइड की ट्रीटमेंट के बाद कुछ समय बाद कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया। कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं? गंगाधर चूर्ण, आयुर्वेद की बहुत फेमस मेडिसिन है। मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, प्रवाल पंचामृत, कुटजा रिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादि वटी ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, इतनी सारी दवाई ले रहे हैं उसके बावजूद जो स्टूल है वो चिकनापन रहता है, कभी कभी उसमें ब्लड भी आता है, मोशन बहुत टाइट हो जाता है, एक बार में मॉर्निंग में साफ नहीं होता, और खाने में बहुत ही दलिया, खिचड़ी, इस तरीके का मूंग की दाल का खाना खाते हैं। और टोटल मिला के ये इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके केस के बारे में बात कर रहे हैं। फुल A to Z आपको शब्द बाई शब्द आपको पढ़ना हो तो यहाँ साइड में चल रहा है, आप इसको देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। देखिए, फर्स्ट थिंग यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी, ये लोग कोई भी व्यक्ति जो आयुर्वेद की इतनी भारी भरकम मेडिसिन लेते हैं कि स्वर्ण भस्म ले लिया, मुक्ता शुक्ति है, प्रवाल पंचामृत है, चलो अच्छा मैं आपको एक बेसिक थिंग बताती हूँ। आयुर्वेद में चिकित्सा करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसके 2 टाइप होते हैं। एक होती है काष्ठ औषधियाँ। काष्ठ औषधियों का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि ऐसी दवाइयाँ जो कि पेड़ पौधों से बनती हैं, मेनली जिनका मेन कंटेंट पेड़ पौधे होते हैं। कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन हो सकती है कि थोड़ा अल्प मात्रा में कुछ रस औषधियाँ भी डली हुई हों, लेकिन मेन कंटेंट जो होगा वो आपकी काष्ठ औषधियाँ रहेंगी। दूसरी होती है रस औषधियाँ। रस औषधियाँ का मतलब होता है जो प्रॉपरली केवल और केवल मेटेलिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। मेटेलिक का मतलब क्या है? जैसे इन्होंने लिखा मुक्ता शुक्ति, ये क्या है? ये मोती की भस्म है। कपर्दिका भस्म, कपर्दिका भस्म कौड़ी की भस्म होती है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था? प्रवाल पंचामृत। प्रवाल पंचामृत जो समुद्र में होते हैं ना, प्रवाल होते हैं, उसको बहुत सारी अलग अलग उसका प्रोसीजर होता है, उससे बनाई जाने वाली एक भस्म होती है। टोटल मिला के ये जो ऐसी चीजें हैं जो कि किसी ना किसी का प्रकार का उसमें मेटल है, या फिर किसी ना फिर किसी प्रकार का उसमें पारद की औषधि है, वंग जो गंधक होता है उसके कंपाउंड है उसके अंदर, उन सबको मिलाकर जो मेडिसिन बनती है इनको रस औषधि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, जो रस औषधियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं, लेकिन यदि इनका गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती हैं। ये एक तरीके से आयुर्वेद की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन हो गया, या फिर कोई होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, अभी कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, आप उसके तरीके से इनकी तुलना कर सकते हो कि बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन यदि आप इनका डोज गड़बड़ कर दो या प्रॉपर तरीके से इनका मात्रा का निर्धारण नहीं करो, इनके अनुपान का निर्धारण नहीं करो, क्या डू एंड डोंट्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करो, तो ये कई बार नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग, आप बहुत बचा करो ये काष्ठ औषधियाँ लेने से, है ना, ये सॉरी रस औषधियाँ लेने से। रस औषधियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है, और वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पर्सनल सुपरविजन में ही इनका प्रयोग करें। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट टाइम। दूसरे, आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर हम बात करते हैं। टाइफाइड हुआ था, 4 साल पुरानी बात होगी। वर्तमान समय में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर बात करते हैं। वर्तमान समय में आपने क्या बताया कि जो म्यूकस होता है, जो स्टूल होता है, जो आप मल पास करते हैं, उसमें म्यूकस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और कभी कभी ब्लड आता है। अब ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही हैं इसको समझिए। जो आंतें होती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो पार्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से अल्सर, जैसे माउथ अल्सर होता है ना, छाले हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आंतों के अंदर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। अब ये छाले कंटिन्यूअसली एक चिपचिपा, गाढ़ा, गंदा, बदबूदार सिक्रेशन निकालते रहते हैं। अब आपके मुंह में छाला हो जाए तो कैसा हो जाता है? वो छाले से गंदा गंदा पानी निकलने लगता है, थोड़ा लिसलिसा रहता है, दांतों में भी मैल जमने लगता है ना, थोड़ी गंदगी होती है, क्योंकि वो क्या है, वो एक अल्सर है, उसमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये आंतों के अंदर छोटे छोटे अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, फिर ये अल्सर गंदा गंदा म्यूकस निकालते रहते हैं। चूंकि हमारे आंतों के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन जब उनको ये अल्सर
अल्सर मिल जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये अपनी ग्रोथ ज़्यादा कर देते हैं, और ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं मतलब इन्फेक्शन को पैदा करते हैं। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यहाँ पर आम का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये जो अल्सर है, ये जो सिक्रेशन निकाल रहे हैं, उसकी वजह से आम का फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं अल्सर से कभी कभी अल्सर बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, तो कई बार कोई ब्लड कैपिलरीज होती है वो भी रप्चर हो जाती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो मल पास होता है ना, उससे ब्लड भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम वर्तमान समय में ये है कि आपकी आंतों के अंदर छोटे छोटे से छाले फॉर्म हो गए हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, और उनकी वजह से आपका जो मोशन है वो बहुत ही स्टिकी, गंदा, बदबूदार और चिपचिपा हो रहा है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है, अब ट्रीटमेंट को थोड़ा सा स्टार्ट से समझने की कोशिश करो। पहली बात तो अल्सर फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अल्सर फॉर्म हुए हैं उसका मतलब आपको ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कि घाव को भरने का काम करती है। ठीक है, किसी भी प्रकार के जो घाव होते हैं उसको भरने का काम करती है, आपको उस प्रकार से मेडिसिन लेनी है। दूसरी बात, कभी भी आम का फॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली वो इंडिकेट करता है कि आपकी जठराग्नि कमजोर है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको जठराग्नि बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेनी है, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे सेट करना है कि जिससे आपकी जठराग्नि बढ़े। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। पहली बात तो आपको अल्सर को हील करना है, और दूसरी बात आपको जठराग्नि को मजबूत करना है, ज़्यादा अच्छी करना है। अब जो अल्सर को हील करोगे तो क्या होगा, जो म्यूकस निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, वो अल्सर से फॉर्म हो रहा है, मतलब निकल रहा है। अगर ये अल्सर आपके हील हो जाएंगे तो जो आपको सिक्रेशन हो रहा है वहाँ से, गंदा बदबूदार सिक्रेशन, जो म्यूकस निकल रहा है जो कि स्टूल के साथ में मिलकर शरीर से बाहर निकल रहा है, वो निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो मैं आपको बहुत सिंपल मेडिसिन बताऊंगी। पहले तो बहुत सिंपल मेडिसिन, इसके लिए आपको दांडिमास्टक चूर्ण का प्रयोग करना है। सिंपल मेडिसिन है, कास्ट औषधि है, मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि कई बार कोई मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, सरल होती है ना, वो मिलती नहीं है। कोई मेडिसिन जिसकी अच्छी खासी कॉस्ट हो वो मिल जाती है, और कोई मेडिसिन जो बहुत सस्ती हो वो मिलने में मुश्किल होती है क्योंकि कोई दुकानदार का इसमें कोई खास मार्जिन नहीं होता है। तो यदि आपको मिल सके तो दांडिमास्टक चूर्ण आप इसको खरीदिए, आधे आधे चम्मच की मात्रा या और ज़्यादा 1 चम्मच की मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार 4 बार प्रयोग करिए। दांडिमास्टक मैंने क्यों बोला, क्योंकि आयुर्वेद में जब गृहिणी और प्रवाहिका के प्रकरण में दांडिमास्टक चूर्ण को बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। मतलब ये जो अल्सर फॉर्म होते हैं आंतों के अंदर, इसको ठीक करने के लिए दांडिमास्टक चूर्ण को या दांडिम को, दांडिम का मतलब होता है अनार, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है। तो फर्स्ट थिंग आपको दांडिमास्टक चूर्ण का प्रयोग करना है। यदि ये नहीं मिले तो फिर दाडिम अवलेह, इसके दूसरे सब्स्टिट्यूट के रूप में आप दाडिम अवलेह का प्रयोग कर सकते हैं। 15-15 ml की मात्रा में। दाडिम अवलेह जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो दाडिम अवलेह 15 ml की मात्रा में दिन में 3 बार प्रयोग करिए, सुबह दोपहर शाम आप इसको प्रयोग करिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने खाने के ऊपर फोकस करें। आपने लिखा है कि आप दलिया खिचड़ी खा रहे हो, भाई अल्सर दलिया खिचड़ी और इन सब से ठीक नहीं होते। ठीक है, अगर आपके माउथ में अल्सर हो जाता है, अगर आपकी जीभ पे कोई छाला हो जाए या होठ पे कोई छाला हो जाए, तो सबसे पहले अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट दे देता है। मतलब कि किसी भी प्रकार के घाव को भरने के लिए आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना ज़रूरी है। अब दलिया खिचड़ी से बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलने वाला। बी कॉम्प्लेक्स जो है, या फिर आयुर्वेद के हिसाब से बोलूँ तो जो पोषक तत्व हैं वो आपको मिलेंगे हरी सब्जियों से। आपको यहाँ पर दलिया खिचड़ी नहीं खानी है, आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको रोटी खानी है, गरम गरम रोटी खाइए, 1 रोटी 2 रोटी खाइए, और दलिया खिचड़ी नहीं खाना है। उसकी जगह पे लौकी, तोरई, कद्दू, ये वाली जो सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम तेल मसाले में बनती है, वो सब्जियों का सेवन करना है, और आपको रोटी खानी है उसके साथ में। दिन में 3 बार खाना खाइए। आपकी जो क्षमता है उसका केवल 50% खाना खाइए। आपने ये भी लिखा है कि आपका वजन लगातार घट रहा है, उसकी चिंता मत करिए। एक बार वो अल्सर आपके हील होंगे, आपका खाना शरीर में एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो आपका वजन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि आपको अपना वजन बढ़ाना है तो आप ज्यादा अच्छा खाना खाओ। नहीं, आपकी जितनी क्षमता है उसका आप केवल 50% या ज्यादा से ज्यादा 60% खाना खाइए। मतलब अपने पेट को थोड़ी देर खाली छोड़िए, जिससे अपने पेट को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़िए, जिससे कि वहां जो जठराग्नि है ना वो बढ़ सके। ठीक है, तो आपको अपनी जितनी आपकी क्षमता है उसका 50-60% खाना खाना है, उससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है। खाने में रोटी और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। फलों में ऐसे फलों का जूस लीजिए जो कि व्रणों को भरने का काम करते हैं। अब व्रणों के लिए अच्छे फल कौन से होते हैं? पपीता अच्छा फल होता है, ये व्रण रोपक होता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। अनार का जूस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दाडिम अवलेह है, अनार जो होता है वो गृहिणी प्रकरण के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बोला गया है, तो आप अनार के जूस का सेवन कर सकते हैं। आप कच्चा अनार भी खा सकते हैं, कच्चे से मतलब
जो अनार का फल है उसे भी खा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से खाना खाइए। दलिया खिचड़ी तो वैसे ही बहुत ज्यादा नुकसान करता है, मैं कभी भी इसको प्रमोट नहीं करती। पता नहीं क्यों लोग हल्के खाने के चक्कर में दलिया और खिचड़ी खाते हैं, सबसे ज्यादा बकवास चीज है। आयुर्वेद में तो इसको विष्टम भी और गुरु बोला गया, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं, वो भी आयुर्वेद के नाम पे करते हैं। तो आप रोटी और हरी सब्जियां खाइए, जो आपकी क्षमता है उसका 50-60% खाना खाइए। इतनी सारी जो मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग बंद कर दीजिए, कुछ आपको प्रयोग नहीं करना है, केवल दांडिमाष्टक चूर्ण अथवा दाडिम अम्लेह का प्रयोग करिए। लगातार 30 से लेके 50 दिन तक आपको प्रयोग करना पड़ सकता है, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसमें फायदा हो जाएगा। हल्का हल्का व्यायाम करने की आदत डालिए, अपने डिप्रेशन को दूर करिए। यदि डिप्रेशन रहेगा तो एक बीमारी जाएगी, दूसरी बीमारी आएगी। तो डिप्रेशन को डेफिनेटली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल को कम करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और मेडिटेशन करिए। ठीक है, आपकी बीमारी के क्या कॉन्सेप्ट हैं, बीमार पेट के अंदर क्या हो रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसको ठीक करने के लिए प्रयास अब आपको करना है। इतनी सारी हैवी मेडिसिन का प्रयोग मत किया करिए, जितना हो सके अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करके अपनी बीमारियों को दूर करने का प्रयास करें। और जो दवाइयां हैं वो बहुत ही अल्प मात्रा में सेवन करनी चाहिए। और हाँ, अगली बार जब आप ट्रीटमेंट लें तो प्लीज इतनी भारी भरकम रसौषधियों का प्रयोग मत करिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद में गिनी चुनी मेडिसिन का ही प्रयोग किया करिए। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि आप लोग अपनी किसी भी बीमारी के बारे में इस तरीके से डिटेल डिस्कशन चाहते हो तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और पर्सनली फोन पे बात करना है या पर्सनली ईमेल पे डिस्कशन करना है, उसके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वेबसाइट पे अच्छे से पढ़ने के बाद में पेमेंट करें। ठीक है, चलो बाय बाय।